Assalamu alaikum. This is our 17th lecture of managerial economics, and the topic which we are discussing these days is production analysis and estimation. Last time हम डिस्कस कर रहे थे कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन फंक्शन. तो उसमें हमने देखा था कि हम एक प्रॉब्लम जो है दैट इज़ आउटपुट मैक्सिमाइजेशन और उसका ड्यूअल प्रॉब्लम जो है वो कॉस्ट मिनिमाइजेशन के तौर पर बता सकते हैं. इसी प्रॉब्लम को हमने जो है पहले थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन करके बताया था और इसके बाद ग्राफिकली हमने इसको एक्सप्लेन किया. जैसे कि आपको याद होगा कि हमने जो एक डायग्राम में वी हैव इनकॉर्पोरेटेड आइसोकॉन्ट मैप एंड आल्सो आइसोकॉस्ट लाइंस. द पॉइंट वेयर आइसोकॉस्ट line and isocont curve are tangent, that is the point of optimality condition. तो उसमें हमने आपको बताया था कि डिफरेंट जो पॉइंट टेंजेंट हो रहे हैं उनको सक्सेसिव जो पॉइंट्स थे उनको हमने ज्वाइन किया था एंड वी हैव ड्रॉन द एक्सपेंशन पाथ ऑफ द फर्म इफ द फर्म वांट्स टू एक्सपैंड इट्स आउटपुट. इसी प्रॉब्लम को जो है हम अब आपको एल्जेब्रिकली एक्सप्लेन करेंगे और इसकी रीज़न ये है कि जो हमने ग्राफिकल मेथड यूज़ किया था दैट इज़ अ यूज़फुल मेथड बट समटाइम्स देयर आर सम प्रॉब्लम्स. फॉर इंस्टेंस एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम जो है जो मॉडल डिस्कस कर रहे हैं उसमें देयर आर 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट. It's quite possible that later we relax our assumption of 2 input model और इसमें हम और inputs जो हैं उनको include करें. तो जब हम ग्राफिकली इसको शो करेंगे तो उसमें हम वी आर रिस्ट्रिक्टेड for two input model. The reason is that we are restricted to a 2-dimensional diagram. तो उसमें हम जो है यहाँ पे हमारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि इनपुट्स जो हैं हम ज़्यादातर लेबर या कैपिटल ही जो है वो बता सकते हैं. अगरचे अभी भी हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर गोइंग टू डिस्कस the inputs which are included in the model as labor and capital, but we can always expand our model. दूसरी जो रीज़न है वो ये है कि sometimes it's possible that for a given production function the isocont map that is an accurate isocont map जो है उसको ड्रॉ करना वो भी कई दफ़ा पॉसिबल नहीं होता. तो इस सूरत में हम algebraic मेथड जो है वो यूज़ करते हैं and this algebraic method we have already discussed while we were discussing constraint optimization in our earlier lectures. और आपको याद होगा कि इस मेथड को हम Lagrangian multiplier मेथड कहते हैं. Lagrangian multiplier मेथड में जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि Lagrangian multiplier जो है उसको हमने डिनोट किया था सिंबल ग्रीक लेटर लैम्डा से और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दैट लैम्डा इज इक्वल टू मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एन इनपुट डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन इनपुट. तो ये जो रेशियो है दैट इज़ द रेशियो ऑफ बेनिफिट टू कॉस्ट. ये लैम्डा को शो कर रहा है और हमने ये भी आपको बताया था दैट लैम्डा हैज़ एन इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन और इसको जो है इसकी वैल्यू जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी इंटरप्रिटेशन हम किस तरह करते हैं. अ हाई वैल्यू ऑफ लैम्डा indicates that if we relax the constraint which is given, then in that case we can substantially increase the optimal value of the objective function. If on the other hand the value of lambda is small, in that case it will not make much of a difference if we increase or relax the constraint of the constraint. In that case इस पे जो असर है objective function पे उसकी जो optimal value है उस पे ज़्यादा असर नहीं होगा जब lambda की value जो है वो small होगी. If the value of lambda is 0, that would imply that the constraint is not binding at all. जब लैम्डा की वैल्यू हाई वैल्यू होगी तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रेंट जो है वो बाइंडिंग है. लेकिन अगर वैल्यू इसकी स्मॉल होगी तो कंस्ट्रेंट जो है रिलेटिवली इतना ज़्यादा बाइंडिंग नहीं है. लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 है देन इन दैट केस वी कैन से दैट द कंस्ट्रेंट इज़ नॉट बाइंडिंग एट ऑल. और इस सूरत में हम कह सकते हैं ये भी हम इसमें से नतीजा अखज़ कर सकते हैं दैट इन दैट केस द value of the objective function, that is the optimal value of the objective function for the constrained optimization or unconstrained optimization, that will be the same. So इस सूरत में constrained optimization जो है वो यूज़ करने की बजाय हम unconstrained optimization का तरीका जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं. कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक ही जो आप अगर हम देखें कि हम कंज्यूमर थ्योरी को देखें तो वहाँ पे हम कहते हैं दैट एन इंडिविजुअल maximizes his or her utility subject to his or her budget constraint.
और इसी प्रॉब्लम को जो इसका ड्यूअल है उसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं that an individual wants to minimize his or her expenditure to achieve a given level of utility or satisfaction. तो एक जो प्रॉब्लम हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं that is in the form of utility maximization and its dual is the cost minimization or the expenditure minimization. Similarly, in the theory of firm, the firm minimizes its costs subject to a given level of output, or the same problem can be expressed as a dual problem, that is the firm maximizes its output subject to a given cost function or a budget constraint of the firm. अब इसको हम पहले एक्सप्लेन करेंगे जनरल फॉर्म में. हम आपको बताएंगे कि फर्म जो है वो आउटपुट मैक्सिमाइजेशन सब्जेक्ट टू द कॉस्ट कंस्ट्रेंट, और इसके बाद नेक्स्ट हम इसी को जनरल फॉर्म में कंसिडर करेंगे इसका डुअल प्रॉब्लम, और फिर इसके बाद अल्टीमेटली जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है जो कि फर्म का बेसिक गोल है उसको हम कंसिडर करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल कंसिडर सम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. Well, first of all, we'll start by constraint optimization, that is output maximization subject to the cost constraint. Here you can see on screen that the problem which is given here, that is the constraint output maximization. The firm has to maximize output, that is Q, as a function of labor and capital subject to the cost constraint which is given as C equal to WL plus RK. और इसमें जैसे कि हमने पहले आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉर्म द Lagrangian फंक्शन. लेकिन उससे पहले जो है एक और स्टेप हमने लेना होता है, एंड दैट इज दैट वी इक्वेट आर कंस्ट्रेंट equal to 0. In this case our constraint is C equal to WL plus RK. तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि इसको हम 0 के इक्वल जो है वो लिखेंगे, इन द सेंस दैट C माइनस WL माइनस RK इज इक्वल टू 0. सो इसको हमने 0 के इक्वेट जो है इस तरह से करके बाद में हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे इन आवर Lagrangian function. And we can write our Lagrangian function z equal to the objective function, that is the objective function which is to be maximized, FLK plus lambda multiplied by the constraint equation which we have rewritten in the form C minus WL minus RK. इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है. अगर हम इसको इस फॉर्म की बजाय जो है इसको दूसरी तरह से भी 0 के बराबर कर सकते हैं, और वो क्या है, WL plus RK minus C is equal to 0. So we can equate it to 0 in this manner too. But in that case our Lagrangian function will be of the form that objective function minus lambda times the constraint. तो इसमें इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि हम इसको किस तरह से 0 के इक्वेट जो है वो कर रहे हैं. अगर हम इसमें प्लस और माइनस का जो है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, दैट इज वेदर वी आर गोइंग टू फॉर्म आवर Lagrangian function objective function plus lambda times or objective function minus lambda times. So we have to take care of the way we are equating our budget constraint, in this case the cost constraint, equal to 0. तो इस चीज़ का हमें ख्याल पे जो उसको इक्वल किया है 0 के, वी हैव यूज्ड C minus WL minus RK equal to 0. Now look at the Lagrangian function. Here you can see that lambda, we have added here lambda which is कांस्टेंट. हमने ये कहा था कि Lagrangian मल्टीप्लायर जो है लैम्डा वो एक कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि हम उसको वी आर गोइंग टू ट्रीट इट एज अ वेरिएबल. Here we can see that lambda can be considered as an additional variable called a Lagrangian multiplier. Okay. और इसमें अभी जो हमने अपना Lagrangian function form किया है, that can be considered as Lagrangian function is denoted by the symbol z, and our objective function is denoted by the symbol f. So z is equal to f. Why? The reason is that we have already equated our constraint equation equal to 0. इसलिए जब हम अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ लेबर एंड कैपिटल विच विल सेटिस्फाई, दैट इज अ कॉम्बिनेशन विच वी कंसिडर द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, दैट ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल which optimizes or maximizes output for the Lagrangian function, it also satisfies our objective function. और रीज़न मैंने आपको पहले बताई है
यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, इफ द कंस्ट्रेंट इक्वेशन होल्ड्स देन वी कैन से दैट z is equal to f. Okay, our next step is to use the first order condition, that is we are going to partially differentiate the Lagrangian function with respect to L, K and lambda. And we are going to treat lambda as a variable, as I said earlier. Okay, as a result we get three equations, that is curly z by curly L, that is differentiating the Lagrangian function with respect to L, we get curly f by curly L minus lambda w equal to 0. And the second equation, which we get by differentiating the function partially with respect to k, that is curly f by curly k minus lambda r equal to 0, and then differentiating the function with respect to lambda, we get c minus wl minus rk. This is the third equation that we have obtained. यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि जो थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे वो हमारे पास हमेशा जब हम इसको लैम्डा से डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमेशा जो है वो कंस्ट्रेंट जो हमारा था कॉस्ट कंस्ट्रेंट, इस सिलसिले में जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन होती है वही यहाँ पे आप देख सकते हैं. इट इज़ द सेम, दैट इज c माइनस wl माइनस rk इक्वल टू 0. अब जो हमारे पास यहाँ पे कर्ली f बाय कर्ली l, व्हाट इज दैट? दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी कि हमने फंक्शन को जो लेबर से डिफरेंशिएट किया है, वी विल गेट व्हाट? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. सो कर्ली f by कर्ली l इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, substituting marginal product of labor for curly f by curly l in the first equation and marginal product of capital for curly f by curly k in the second equation. और इसके बाद इसको हम जो है ट्रांसपोज करते हैं, जो टर्म्स हैं माइनस लैम्डा w और माइनस लैम्डा r, उनको जब हम ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड पर, इक्वल टू के साइन की दूसरी साइड पर लेकर आएंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट होगा दैट विल बी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर equal to lambda w and marginal product of capital equal to r lambda. When we divide the first equation by the second equation, we will get the optimality condition, which is marginal product of labor divided by marginal product of capital equal to w by r. और इसमें क्योंकि हमने डिवाइड किया है तो लैम्डा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन जो है उसको हम देख सकते हैं. इट इज़ द सेम दैट वी हैव ऑब्टेन्ड व्हाइल वी वर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम ग्राफिकली. जब हमने ग्राफिकली किया था तो उस वक्त भी हमने देखा था कि द पॉइंट वेयर द आइसोकॉन्ट कर्व इज टेंजेंट टू द आइसोकॉस्ट लाइन, that is the optimality condition, and we have there the same optimality condition because the absolute slope of the isocont curve is the ratio of marginal product of labor by marginal product of capital, and the point where it is tangent to the isocost line, that is the slope of the isocost line, which is equal to w by r, that is price of labor by price of capital. Price of labor is W, the wage rate, and price of capital is the rental price of capital, that is R. तो यही रेशियो जो है यहाँ हमारे पास जो है सेम यहाँ पे उसका सोल्यूशन जो है वो हमारे पास आया है यूजिंग द ग्राफिकल मेथड और द algebraic method. And the result that we have obtained here is the same, that is marginal product of labor by marginal product of capital equal to price of labor by price of capital. और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, marginal product of labor by price of labor equal to marginal product of capital by price of capital. This means that the firm uses labor and capital in a way such that so that the marginal product of last dollar spent on each input is equal, and this is equal to lambda. और lambda हमने पहले आपको बताया था, it is a ratio of marginal benefit of an input divided by marginal cost of an input. Obviously marginal benefit जो होगा वो उसका marginal product है और जो marginal cost है वो उसका जो price है. और इसमें क्योंकि हम labor और capital को consider कर रहे हैं as our inputs, तो labor की जो price है that is wage rate, and the price of the capital is R. So we can see that here we get the same result जो आपका optimality condition है. और यहाँ पे output maximization के लिए this is the first order condition, and the second order condition for output maximization subject to a constraint, that is the cost constraint of the firm, is that the isocont curves are
convex to the origin. In other words, we are saying that the two inputs that we are considering here are imperfect substitutes. वो perfectly एक दूसरे के substitutes नहीं है, ना ही वो perfect complements हैं. They are imperfect substitutes. That is, we can substitute one input for the other. But the condition is that marginal rate of technical substitution, which is the absolute slope of the isocont curve, it falls. और वो fall क्यों कर रही है? Because marginal rate of technical substitution is falling. That is, the ratio marginal product of labor by marginal product of capital is falling. So that is the second order condition. Next, we are going to consider the dual of this problem, that is constraint cost minimization problem. Again, we are discussing it in general terms. यहाँ पे अब हमारे पास जो objective function है, that is the cost function which is to be minimized. You can see on screen that we have to minimize cost function of the firm, that is C equal to WL plus RK, where the cost of the function or the budget of the function in this case, और इसको हम expenditure भी कह सकते हैं, the total expenditure on labor, that is WL, plus the total expenditure on the other input, that is capital RK. This is to be minimized subject to a given level of output, and here the output, that is Q, is a function of labor and capital. This is our constraint in this case. और इसको हम पहले की तरह Lagrangian function जो है वो फॉर्म करेंगे, but first of all we have to set our constraint equal to 0, and in this case it is in the form Q minus FLK. तो अब हम इसको जो है Lagrangian function में जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे z equal to the objective function, which is the WL plus RK plus lambda times the constraint. और इसमें फिर नेक्स्ट हमारे जो स्टेप्स हैं वो सिमिलर हैं, दैट इज़ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट this Lagrangian function with respect to the three variables, that is L, K and lambda, and as a result we get three equations, that is curly z by curly L, which is equal to W minus lambda times curly f by curly L, and then we set them equal to 0. So this is equal to 0, the first equation. The second equation is curly z by curly K equal to R minus lambda times curly f by curly K equal to 0. एंड द थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे फिर आप नोट कर सकते हैं कि जब हमने उसको लैम्डा से डिफरेंशिएट किया है तो हमारे पास जो रिजल्ट है, जो इक्वेशन है, दैट इज़ जो हमारी कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, वो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है. Okay, now look at the first two equations. Here again, once again we have curly f by curly L, and in the second equation curly f by curly K, and I have already said that curly f by curly L is marginal product of labor and curly f by curly K is marginal product of capital. So substituting these for, that is marginal product of labor for curly f by curly L and marginal product of capital for curly f by curly K, and transposing W जो terms है, that is W और R को हम right side पे ले आएंगे equal sign के, और इसके बाद next हम we divide the first equation by the second equation, and we get the result here W by R equal to marginal product of labor by marginal product of capital. यहाँ पे जो marginal cost है, that is expressed in terms of labor and capital, and you can see that we again once again we get the same optimality condition, और graphically जैसे कि हमने पहले बताया था W by R is what? That is the slope of the isocost line, and marginal product of labor by marginal product of capital is the slope of the isocont curve. So obviously we get the same tangency condition, जहाँ पे ये दोनों curve graphically अगर हम इसको देखेंगे तो जहाँ पे ये दोनों कर्व्स जो हैं इनकी स्लोप्स जो हैं इक्वल होंगी. इन अदर वर्ड्स वेयर वन कर्व इज टेंजेंट टू द isocost line, that is the optimality condition. That is the point where we can see the optimal use of labor and capital. So we can say that firm uses labor and capital in such a way that extra cost or marginal cost of producing one additional unit of output is the same, whether the firm is producing by using more capital or by using more labor. तो रिज़ल्ट जो है यहाँ पे जो हमने रेशियोज हम देख रहे हैं, दे मस्ट होल्ड, दैट इज़ यहाँ पे जो इक्वालिटी है वो होल्ड करनी चाहिए, इन द सेंस दैट मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर बाय मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू W by R, where W is the price of labor and R is the price of capital.
तो इसमें जो है इन इक्वालिटीज, ये इक्वालिटी या ऑप्टिमैलिटी जो है कंडीशन वो उस वक्त होल्ड करेगी जब लैम्डा, हमने पहले कहा है कि लैम्डा इज द रेशियो ऑफ मार्जिनल बेनिफिट टू मार्जिनल कॉस्ट। तो लैम्डा इन सब के बराबर है और ये जो रेशियोज हमारे पास आ रही हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं, और इसी को हम फिर जो है हमने पहले जो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन थी जो हमने इसका डुअल प्रॉब्लम में एक्सप्लेन की थी, यहाँ पे हमारे पास सेम रिजल्ट जो है वो है। और लेकिन यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है दैट विल बी W बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल टू R बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, वेयर W is the price of labor and R is the price of capital. Again we can say here that this is the first order condition for cost minimization of the firm subject to a constraint that is a given level of output. और जो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है वो वही है, दैट इज द isocont curves are convex to the origin. Next we are going to consider profit maximization. In our very first lecture we have said that the goal of the firm is profit maximization. तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि profit maximization के लिए so we have to optimize or maximize profit, and the profit function is given by total revenue minus total cost. Total revenue is प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, और यहाँ पे कॉस्ट जो हमारे पास है दैट इज टोटल कॉस्ट, दैट इज जो कॉस्ट फंक्शन है वो हमारे पास है WLC इज इक्वल टू WL प्लस RK। तो वही जो कॉस्ट फंक्शन है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, और जो प्राइस मल्टीप्लाइड बाय Q है एंड बी हेयर Q इज गिवन एज Q इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, सो उसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारे पास जो यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो विच इज प्रॉफिट इज डिनोटेड बाय द सिंबल पाई एंड दिस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, which is P times Q minus WL minus RK. Since Q is a function of labor and capital, we can rewrite the pi function or the profit function as pi equal to price multiplied by FLK minus WL minus RK. अब इसको हम differentiate करेंगे with respect to labor and with respect to capital. As a result, we get two equations. These two equations are curly pi by curly L, that is differentiating with respect to L. And we get P times curly F by curly L minus W equal to 0. Curly pi by curly K is equal to P times curly F by curly K minus R equal to 0. So our first order condition for maximization, जो हमने इसको जो equations हैं उनको हमने differentiate किया है partially with respect to labor and capital, and then we have set them equal to 0. और यहाँ पे जो है इन इक्वेशंस को अगर आप देखेंगे तो हमारे पास P टाइम्स कर्ली F बाई कर्ली L है, और कर्ली F बाई कर्ली L क्या है? द मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर. सो सब्स्टिट्यूटिंग मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर हियर, एंड इन द सेकेंड इक्वेशन for curly F by curly K, we substitute marginal product of capital, and since P is constant, P is the price. एंड यहाँ पे जो प्राइस है ये हमने पहले आपको बताया था कि दैट इज़ द मार्जिन रेवेन्यू, क्योंकि हम यहाँ पे एस्यूम कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन. सो प्राइस इज़ व्हाट? प्राइस इज़ द एवरेज रेवेन्यू, एंड इन फॉर अ कंपैटिटिव फर्म, द फर्म विच इज़ ऑपरेटिंग अंडर कंपटीशन, तो वो जो है वहाँ पे एवरेज रेवेन्यू जो है दैट इज़ इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट. तो जो हमारी ये दो इक्वेशंस हैं इनको आप देख सकते हैं कि हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू फॉर MR फॉर P एंड कर्ली F बाई कर्ली L जो है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से, और सेकेंड इक्वेशन में भी P जो है दैट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू MR, और कर्ली F बाई कर्ली K जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल. तो जब हम ये सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं तो आप देखें जो रिजल्ट हमारे पास है दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल रेवेन्यू, एंड द सेकंड अपीयर्स एज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल रेवेन्यू. प्रीवियसली हमने आपको पहले जो लेक्चर्स थे उनमें प्रोडक्शन थ्योरी में आपको बताया था दैट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट इज इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल रेवेन्यू. Since in this case our two inputs are labor and capital, we can say that marginal revenue product of labor is equal to marginal product of labor multiplied by marginal revenue.
And similarly, marginal revenue product of capital is equal to marginal product of capital multiplied by marginal revenue. और इसमें हमने कहा था कि जो फर्म है वो उस वक्त तक एक इनपुट को अप्लाई करेगी, उसको यूज़ करेगी जब तक कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट उसका जो है इक्वल हो जाता है मार्जिनल रिसोर्स कॉस्ट के. So in other words, we can say that marginal revenue product of labor should be equal to marginal resource cost of labor, and in this case, what is the marginal resource cost of labor? That is W, that is wage rate. और इसी तरह से marginal revenue product of capital should be equal to marginal resource cost of capital, और marginal resource cost of capital क्या है? R, that is the rental price of capital. इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट है उसमें जब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द रिजल्ट विल बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है यहाँ पे जो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर है और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू जब कैंसिल आउट हो जाएगा हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करेंगे और हमारे पास रिजल्ट जो है दैट विल बी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल टू W एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू R, वेयर जहाँ पे हमने अभी देखा था कि W जो है दैट इज मार्जिनल रिसोर्स कॉस्ट ऑफ द इनपुट, यहाँ पे W जो है वेज रेट है और R जो है दैट इज द रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल, मार्जिनल रिसोर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल. So that ultimately when we divide the first equation by the second equation, तो हमारे पास MR जो है वो cancel out होके again we get the same optimality condition, that is the combination of labor and capital which minimizes the cost. हमने देखा था कि वो इसका जो है फर्म की कॉस्ट को मिनिमाइज कर रही है और फर्म की जो आउटपुट है उसको मैक्सिमाइज कर रही है, जो डुअल प्रॉब्लम्स अभी हमने कंसिडर किए थे. और इसी तरह से हम देख सकते हैं दैट वी गेट द सेम ऑप्टिमैलिटी कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फर्म. सो दैट हम कह सकते हैं कि फर्म जो है वो लेबर और कैपिटल को उस वक्त तक यूज़ करेगी जब उसका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है लेबर का वो इक्वल होगा W के, जो कि मार्जिनल रिसोर्स कॉस्ट है लेबर की, और मार्जिनल रेवेन्यू कैपिटल जो है वो इक्वल होगा R के, जो R है यहाँ पर वो मार्जिनल रिसोर्स कॉस्ट है कैपिटल की. अभी तक हमने आपको जो ये सब एक्सप्लेन किया है वो हमने जो पहले आउटपुट मैक्सिमाइजेशन था और उसका जो डुअल प्रॉब्लम था कॉस्ट मिनिमाइजेशन, और इसके बाद जनरल टर्म्स में हमने आपको बताया कि फर्म का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और वो भी हमने इन तीनों सूरतों में आपको तीनों जो सिचुएशंस थी वो एक्सप्लेन की हैं. और इसके बाद नेक्स्ट जो है we are going to explain the same, that is instead of now in general terms we are going to take specific examples. यहाँ पे numerical examples से हम explain करेंगे the output maximization and its dual, the cost minimization, और इसके बाद next एक problem हम लेंगे जिसमें हम profit maximization जो है वो आपको करके बताएंगे. In the first example we are going to show the output maximization. इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट इज वी हैव टू मैक्सिमाइज Q इक्वल टू 12L to the power 0.5 K to the power 0.5 subject to the constraint C equal to 25L plus 50K when cost constraint is $1,414. So that we can see here that our cost constraint is, जो हमें values दी हैं उसके मुताबिक जो cost constraint है वो हम किस तरह से यहाँ पे लिखेंगे. We can see that since C is equal to $1,414 और हमारे पास जो labor का जो price है that is wage rate is $25 and R is $50. So we can construct our cost equation. यहाँ पे जो constraint है वो है 1,414 माइनस 25L माइनस 50K, इसको हमने जो है 0 के इक्वल सेट कर दिया है. जैसा कि अभी हमने लैग्रैन्जियन फंक्शन जब यूज़ किया था तो उसमें हमने आपसे कहा था कि बिफोर फॉर्मिंग द लैग्रैन्जियन फंक्शन वी हैव सेट द कंस्ट्रेंट इक्वेशन इक्वल टू 0. So here we have set it equal to 0, and now forming the Lagrangian function, our objective function in this case is Q equal to 12L to the power 0.5 K to the power 0.5. What does this indicate? The exponents of labor and capital are both 0.5 and the sum of these exponents is equal to 1.
this indicates that this production function is homogeneous and it is homogeneous of degree 1. That is, we have constant returns to scale. जैसे कि हमने कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जब डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था दैट द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स गिव्स यू द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी प्लस ऑल्सो द रिटर्न्स टू स्केल क्या है उसके बारे में भी हमें पता चलता है जब हम इनको ऐड करते हैं। जब हम इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट जो है दैट इज इक्वल टू 1. If it is greater than 1, that is, if the sum of the exponents is greater than 1, that would imply that we have increasing returns to scale, and if it is less than 1, then it would imply decreasing returns to scale. But in this case, the production function which is given in this example, that indicates constant returns to scale. तो यहाँ पे Lagrangian फंक्शन फॉर्म करने के बाद हम नेक्स्ट जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेबर, capital and lambda, and then we set these equations, these partial derivatives equal to 0 for our first order condition, so that we get the results here. When we differentiate the Lagrangian function with respect to labor, we get 6L to the power minus 0.5 k to the power 0.5 minus 25 lambda equal to 0. The second equation, which is a partial derivative of with respect to capital, that is 6L to the power 0.5 k to the power minus 0.5 minus 50 lambda equal to 0. And the third equation, which is a partial derivative with respect to lambda, that is equal to 1414 minus 25L minus 50k equal to 0. जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब आप लैम्डा से डिफरेंशिएट करेंगे यू विल ऑलवेज गेट द कंस्ट्रेंट इक्वेशन, और ये आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली कंस्ट्रेंट इक्वेशन के बराबर है। नेक्स्ट इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सो द मैटर बॉइल्स डाउन टू the solution, the simultaneous solution of these equations. First two equations को जब हम solve करेंगे, we will get k by L is equal to 1 by 2. So substitute k equal to L by 2 in the third equation. We get 1414 equal to 25L plus 50 multiplied by L by 2, since we have obtained that k is equal to L by 2. तो जब हम इसमें substitute करेंगे L by 2, we have now reduced this equation into a ये single equation जो है single variable में आ गई है, so we can easily solve it for L, and we here get L equal to 28.28, and substituting the value of L 28.28 into the third equation, we get k equal to 14.14. So we can say that approximately the value of L is 28 and that of k is, that is capital, is 14. So using 28 units of labor and 14 units of capital, the firm will maximize its output, that is, that can be shown, और इसको हम जो है आपको बता सकते हैं कि वो maximum level जो है output का क्या होगा, by substituting L equal to 28.28 and k equal to 14.14 into our objective function, which was q equal to 12 L to the power 0.5 k to the power 0.5. So L जो है, now we have obtained the value of L, which is 28.28 and k is 14.14. तो इनको जब हम substitute करेंगे और simplify करेंगे, we'll get 12 multiplied by 5.31 3, and this is to be multiplied again by 3.76, and the result is q equal to 240 units. So इसमें हमारे पास जो optimal combination है, the optimal combination or least cost combination of labor and capital that we get here is that the firm uses approximately 28 units of labor and 14 units of capital, and as a result it maximizes its output, which is equal to 240 units. Next we are going to consider the same problem, that is यहाँ पे जो numerical values हमने ली हैं, that is the objective function and the constraint. It will be the same, only now this will be the dual problem. जो यहाँ पे आपका here your objective function is the production function, that will become your constraint, वो उसके उलट हो जाएगा, और जो constraint था in this case the constraint was cost constraint. जो cost constraint है वो अब आपका objective function होगा. So that now we can express our problem as you can see on the screen. Here we are going to
minimize cost subject to a given level of output. In this case, the cost function is the same which we have used in the previous problem, that is C is equal to 25L plus 50K. This is to be minimized subject to a given level of output, and that given level of output is 240 units, जो कि अभी हमने इस प्रॉब्लम से पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, जो इसका डुअल प्रॉब्लम है, वहाँ पे हमने देखा है that firm maximizes its output when it uses 28 units, 28.2 units of labor and 14.14 units of capital, and as a result it maximizes its output, which was equal to 240 units. So in this case, now the objective function is the cost function, which is to be minimized subject to the constraint function. यहाँ पे जो production function है, that is Q equal to 12L to the power 0.5 K to the power 0.5 when production constraint is 240 units, जो कि अभी हमने पिछले प्रॉब्लम में सॉल्व किया है, और हमने वही वैल्यूज़ ली हैं ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पे जो डुअल प्रॉब्लम है उससे हम क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. दैट इज़ द प्रॉब्लम हियर इज़ दैट द firm maximizes its output subject to a cost constraint, and then in the next problem we are considering the cost minimization subject to a given level of output. और हमने similar problem लिया है जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारा result जो है the least cost combination that we obtain by solving these two problems should be the same. Okay, now let's solve this problem, which is a cost minimization problem. So in order to solve this problem, again we form the Lagrangian function, which is 25L plus 50K plus lambda times 240 minus 12L to the power 0.5 K to the power 0.5. So the first order condition is to solve these equations, that is we are going to differentiate them partially with respect to L, K and lambda, and then solve them simultaneously to get the optimal combination of labor and capital. तो जब हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन यूज़ करते हैं और फिर उसको हम जो इक्वेशन जो पार्शली हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो हम उसको ज़ीरो के बराबर रखेंगे. दैट इज़ आवर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन. ओके, व्हेन वी डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू L, we get the result 25 minus 6 lambda L raised to the power minus 0.5 K raised to the power 0.5, which is equal to 0, the first equation. The second equation, when we differentiate this with this Lagrangian function with respect to K, we get 50 minus 6 lambda L to the power 0.5 K to the power minus 0.5 equal to 0, and the third equation, when we differentiate it with respect to lambda, we should get what? The cost constraint. The constraint in this case is 240 minus 12L to the power 0.5 K to the power 0.5, जो कि हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन है. और हमने पहले भी आपसे कहा था कि जब आप लैम्डा से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, you will always get the constraint equation. Now solving these equations simultaneously, first two equations को जब हम simultaneously solve करेंगे, we get K by L equal to 1 by 2. So substituting K equal to L by 2 into the third equation, we get 240 equal to 12L to the power 0.5 L by 2 power 0.55. अब जो K था उसकी जगह हमने, क्योंकि पहली दो equations को solve करने के बाद K की value जो है हमारे पास आई है L by 2. So substituting this value of K, that is L by 2, हमने जो equation है we have reduced it into a single variable equation, and we can easily solve for L, which is the single variable in this case, and we get L equal to 28.28. As you can see, we get the same value of L that we have already obtained in the solution of the first problem. और K की जो है जब हम L 28.28 सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, we'll get the value of K which is 14.14, which is again the same that we have already obtained in the dual problem of this problem. Therefore now C is equal to 25L plus 50K, which is equal to, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे the value of L and K, and we will check that this should be equal to 1414, क्योंकि हमने
इनिशियली जब स्टार्ट किया था पहले प्रॉब्लम में, वी हैव सीन दैट द कॉस्ट कंस्ट्रेंट or the budget constraint of the firm was that firm had $1,414 और इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है उसके साथ टैली कर रहा है और सब्स्टिट्यूट करने के बाद L की वैल्यू और K की वैल्यू we get C equal to $1,414. So यहाँ पे हमने देखा कि हमने we have solved two numerical problems. The first one was output maximization subject to a given cost constraint और जो सेकंड उसका डुअल प्रॉब्लम था उसके जो उसमें हमने देखा वो था कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम सब्जेक्ट टू अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट एंड वी हैव obtained the same cost and we have obtained here the least cost combination, the same least cost combination जो कि है L equal to 28.28 and K equal to 14.14. By using this combination of labor and capital, the firm maximizes its output as well as minimizes its costs. The next numerical example that we are going to give is that of profit maximization और इसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. Problem is that a firm's production function is given by Q equal to 2L to the power half plus 3K to the power half. W is 2 pounds and R, the rental price of capital is 1 pound and P is 8 pounds. We have to find the maximum profit and the value of K, capital and labor that maximize it if there is a cost constraint of 99 pounds. So in this case we have to maximize profit function. So profit function जो है that is total revenue minus total cost और यहाँ पे total revenue जो है वो हमारे पास होगा जो हमारा production function था multiplied by P which is 8 pounds. तो जब हम multiply करेंगे तो हमारे पास जो profit function है that will be equal to 16L to the power half plus 24K to the power half minus total cost which is 2L minus K. 2 जो है वो 2 pounds हमने अभी कही थी wage rate है और जो rental price है capital की वो 1 pound है. So that we get 2L plus K और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट माइनस 2L माइनस K सब्जेक्ट और यहाँ पे जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है दैट इज सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट ऑफ कॉस्ट दैट इज 2L plus K equal to 99. So that the Lagrangian function will be formed. Again we set our constraint equal to 0 that is 99 minus 2L minus K equal to 0 और इसके बाद हम Lagrangian function जो है वो form करेंगे that is the objective function plus lambda times the constraint equation. So that we get L equal to 16L to the power half plus 24K to the power half minus 2L minus K plus lambda times the constraint which is 99 minus 2L minus K. Our next step is to differentiate this Lagrangian function with respect to the three variables that is L, K and lambda or then once we partially differentiate the Lagrangian function with respect to these variables we set them equal to 0 and solve them simultaneously. यहाँ पे हमारे पास जो 3 equations हैं first equation as you can see is this is equal to 8L to the power minus half minus 2 lambda equal to 0 which implies that we can write it as 4L to the power minus half equal to 1 plus lambda. Similarly the second equation which is the partial derivative of the Lagrangian function with respect to K और वो है हमारे पास 12K to the power minus half minus 1 minus lambda equal to 0 जिसको हम लिख सकते हैं 12K to the power minus half equal to 1 plus lambda और जब हम इसको सॉल्व करेंगे this can be expressed as 9L equal to K और जो थर्ड हमारे पास partial derivative है that is with respect to lambda and that is curly pi by curly lambda which is equal to 99 minus 2L minus K equal to 0. इसको जब हम सॉल्व करते हैं जब हमने फर्स्ट 2 इक्वेशंस को अगर हम देखते हैं तो वी हैव ऑब्टेन्ड इन द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन वी हैव सीन दैट K इज इक्वल टू 9L. तो ये जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड इक्वेशन में तो एज अ रिजल्ट वी विल गेट हियर
99 माइनस 2L माइनस L 9L, K की जगह अब हमने 9L सब्स्टिट्यूट किया है एंड वी गेट L equal to 9, and when we substitute this value of L equal to 9 into the third equation we get K equal to 81. So that यहाँ पे जो आपका profit function है ultimately उसमें जब आप substitute करेंगे L equal to 9 and K equal to 81, we get pi equal to 16 multiplied by 9 to the power half plus 24 multiplied by 81 to the power half minus 2 multiplied by 9 minus 81, which is equal to 48 plus 216 minus 18 minus 81, and this is equal to 165 pounds. So we can say that by using this combination of labor and capital, that is L equal to 9 units, labor equal to 9 units and 81 units of capital, the firm maximizes its profit, which is equal to 165 pounds. Next, we consider importance of production functions in managerial decision making. You can see on the screen that it is basically related to capacity planning, planning the amount of fixed input that will be used along with the variable input. और इसके लिए हमारे पास good capacity planning requires that number one, accurate forecast of demand, and number two, effective communication between the production and marketing functions. यानी कि उनके एक तो एक्यूरेट जो है होनी चाहिए फोरकास्ट डिमांड की, और दूसरी इनकी जो कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, वो जो है कोऑर्डिनेशन परफेक्ट होनी चाहिए. शॉर्ट रन में जो कैपेसिटी है उसके साथ हमारा जो अभी हमने आपको बताया, लेकिन लॉन्ग रन में क्या है कि एनालाइजिंग द प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन में पहले हमने देखा था कि हमने इसको रिटर्न्स टू स्केल के साथ बताया था, और उसमें हमने कहा था कि जो सब वेरिएबल्स हैं अब वो उसमें कोई भी वेरिएबल फिक्स नहीं है, ऑल द वेरिएबल्स आर नाउ दे आर वेरिंग. तो इसमें हम देख सकते हैं कि लॉन्ग रन जो है इट इज़ डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ टाइम टेकन टू वेरी ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. By doing this, the firm is able to increase its total capacity, not just short-term capacity, and this is associated with a change in the scale of production. इसके बाद next हम बात करेंगे innovation और productivity के ऊपर, and we are going to consider briefly innovation and productivity growth. और innovation की definition आप screen पे देख सकते हैं कि that an innovation is a modification in the production process through the adoption of a new method, where method is interpreted as broadly to include new techniques or technologies, new organizational arrangements or new institutions. Innovation is the single most important determinant of a firm's long-term competitiveness. इनोवेशन को अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स बेसिकली. वन इज़ प्रोडक्ट इनोवेशन एंड द अदर इज़ प्रोसेस इनोवेशन. प्रोडक्ट इनोवेशन refers to the introduction of a new or improved product, और जो प्रोसेस इनोवेशन है that refers to a new or improved process of production, यानी कि उसमें कोई टेक्निक जो है वो नई हम यूज़ करते हैं. यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा था, इसका जो जनरल फॉर्म थी दैट Q इज इक्वल टू A L टू द पावर अल्फा K टू द पावर बीटा. हियर A इज द एफिशिएंसी पैरामीटर, या इसको हम कह सकते हैं दैट इट इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि इनोवेशन के साथ जो है अगर प्रोडक्ट इनोवेशन हुई है या प्रोसेस इनोवेशन हुई है तो आपका जो ये एफिशिएंसी पैरामीटर है उसकी वजह से आपका जो इंटायर प्रोडक्शन फंक्शन है दैट विल मूव, वो जो है शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड्स. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो प्रोडक्शन फंक्शन था, इफ़ ए इज़ इंक्रीज दैट इज़ टेक्नोलॉजी इज़ इम्प्रूव्ड, कोई इनोवेशन हुई है या तो प्रोडक्ट इनोवेशन है या प्रोसेस इनोवेशन है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंक्रीज इन ए द इंटायर प्रोडक्शन फंक्शन विल शिफ्ट अपवर्ड्स. अब इसमें ये कि जो हमने प्रोडक्शन फंक्शन आपको अभी बताया है इट वाज इन द फॉर्म Q इक्वल टू A L अल्फा K टू द पावर बीटा. इसको हिग्स न्यूट्रल भी कहते हैं. और लेकिन अगर हम जो है A जो एफिशिएंसी पैरामीटर है उसको, जैसे कि आप टॉप पे देख सकते हैं जो प्रोडक्शन फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज़ Q इक्वल टू A L टू द पावर अल्फा K टू द पावर बीटा. दिस इज़ लेबर ऑगमेंटेड,
और एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेरेड न्यूट्रल। इसमें यह है कि जो हमारे L टू द पावर अल्फ़ा है उसके साथ A जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, जो A एफिशिएंसी पैरामीटर है। दिस मीन्स इन दिस केस दिस इज़ कॉल्ड इफेक्टिव लेबर। यहाँ पे लेबर की जो उसमें कोई इन्हांसमेंट हुई है, आइदर ये कि लेबर जो है वो हाईली स्किल्ड है या उसको जो पहले लेबर हम यूज़ कर रही थी फर्म उसको फर्दर जो है बहुत अच्छी कोई जो है हाई क्वालिटी की उसको ट्रेनिंग दी गई है, सो दैट एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस आपका जो A है अगेन इंटायर प्रोडक्शन फंक्शन इसकी वजह से जो है वो शिफ्ट कर जाएगा अपवर्ड्स। सिमिलरली इफ ऑन द अदर हैंड A इज मल्टीप्लाइड बाय K दैट इज कैपिटल, तो इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसको हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू L टू द पावर अल्फा A K टू द पावर बीटा। यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है टेक्नोलॉजी में वो हम देख सकते हैं कि उसे हम कहेंगे कैपिटल ऑगमेंटेड है। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि जो फ्लैट वीडियो स्क्रीन है वो मिड 1960s में अमेरिका में इन्वेंट हुई थी, लेकिन कमर्शियली जब वो उसका इंट्रोडक्शन जो था वो कोई क्वार्टर सेंचुरी के बाद हुआ कमर्शियली जो इसका इंट्रोडक्शन था, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ इन्वेंशन नहीं है, उसका जो प्रोसेस है जिससे उसको आप कमर्शियली वायबल हो और कमर्शियली आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मार्केट में, वो उसके काफ़ी देर के बाद जापानीज़ फर्म्स ने उसको मार्केट में जो था इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरह से प्रोडक्ट इनोवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ प्रोसेस इनोवेशन जो है फर्म के लिए टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉस्ट एनालिसिस एंड एस्टिमेशन। थैंक यू। खुदा हाफिज़।